Hello guys, in this lecture we are going to talk about law of conservation of energy. Law of conservation of एनर्जी। ये लॉ जो है हम स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार सुन भी चुके हैं कि दैट एनर्जी कैनॉट बी destroyed or generated, it can be just converted from one form to another form. ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हम बहुत बार सुन भी चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट. हम उसके मैथमेटिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे. तो मैथमेटिकल पार्ट के बारे में जब बात करना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले कंसिडर करके चलो कि व्हेन वी आर डीलिंग विद आइसोलेटेड सिस्टम. सो आइसोलेटेड सिस्टम्स या फिर कंजर्वेटिव फील्ड्स भी कहा जाता है उनको. आइसोलेटेड सिस्टम्स या फिर कंजर्वेटिव फील्ड्स भी कहा जाता है. क्या होती हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम्स या फिर कंजर्वेटिव फील्ड्स? कि भाई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? आइसोलेटेड या फिर कंजर्वेशन फील्ड या फिर कंजर्वेशन फील्ड भी कहा जाता है उसको. तो इन एन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, इन एन एनी आइसोलेटेड सिस्टम वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे क्या बताता है? वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे क्या बताता है? एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन क्या होता है? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये मुझे क्या कौन बताता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है. उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेटिव फील्ड, ये कंसेप्ट मुझे क्या बताता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स यानी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dr. ठीक है. सो बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड K2 माइनस K1 इज इक्वल टू U1 माइनस ठीक है, U1 माइनस U2. U1 माइनस U2 क्यों? ये माइनस वाला जो है ये नेगेटिव साइन मैंने वहां पे एडजस्ट कर लिया है. सो U1 माइनस U2, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1. यानी बिफोर द मोशन, आफ्टर द मोशन जो कुछ भी है, द नेट एनर्जी बिफोर एंड नेट एनर्जी आफ्टर इज सेम. नेट एनर्जी बिफोर एंड नेट एनर्जी आफ्टर इज सेम. तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है ना. हाँ, काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली चेंज हो सकती है, लेकिन नेट एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट. नेट एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट. ये कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में होता है. कंजर्वेटिव फील्ड्स में हम ये फॉलो करते हैं. कंजर्वेटिव फील्ड्स में हम क्या फॉलो करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स में? कि इफ देयर इज नो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो ऑलवेज सेम होता है. यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. दोनों साइड का अगर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं या फिर डिफरेंस ले लेता हूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. सो नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0. याद रखना, नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0. लेकिन ये कब? आइसोलेटेड सिस्टम के वक्त. लेकिन सिस्टम अगर आइसोलेटेड नहीं है, अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, इसका मतलब देयर इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, समझ लो ठीक से, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम या फिर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, या फिर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स, ठीक है, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम या फिर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम जो होती हैं, उनके वक्त क्या होता है? उनके वक्त ये होता है कि whenever there is change in energy, that change in energy is nothing but work done by that external force. Work done by that external force. वो जो external force है, वो जो work done करता है, that is nothing but change in energy. यानी change in kinetic energy plus change in potential energy is nothing but work done by that external force. Work done by that external force. अब ये जो change in energy होता है, यानी energy loss हो रही है या फिर energy
कंजर्व हो रही है। तो ये जो एनर्जी लॉस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एनर्जी लॉस होता है। ये जो एनर्जी लॉस होता है ये कहाँ पे चला जाता है? ये एनर्जी लॉस जो होता है, दैट एनर्जी लॉस इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट चला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट चला जाता है। ये जो हीट होती है, इसका मतलब अब मैं इन द कंजर्वेटिव फील्ड्स नेट चेंज इन एनर्जी प्लस टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी जो भी हीट होती है वो हीट प्लस चेंज इन एनर्जी ये जो होता है, इन सब का सम मिला के कितना हो जाता है? 0। यानी यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि इफ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बोथ, द मैकेनिकल एनर्जी अलोन कंजर्व नहीं होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा जो एनर्जी तैयार होती है। अब यहाँ पे मैं हीट बोल रहा हूं, लेकिन इट मे बी लाइट, इट मे बी इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी साउंड, जो भी है। सो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी प्लस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये दोनों जो होते हैं इनका सम हमेशा 0 होता है, इनका सम हमेशा 0 होता है। सो विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑन दिस, सो समझ में आएगा और अच्छी तरीके से कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। सो पहला एग्जांपल, अ बॉय इज सिटिंग ऑन द स्विंग, ठीक है ना, अ बॉय इज सिटिंग ऑन द स्विंग, मैक्सिमम हाइट 5 अबव द ग्राउंड, यानी एक बच्चा है जो स्विंग पे बैठा हुआ है जो एट ए हाइट h है, ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला जो हाइट दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? 5 मीटर्स दिया हुआ है। अब ये स्विंग होके यहाँ तक आ गया, ये स्विंग होके यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आने के बाद उसकी हाइट फ्रॉम द टॉप कितनी है? 2 मीटर्स है, टॉप दिया हुआ है वहाँ पे 2 मीटर्स है। तो हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली एट दिस पॉइंट, यानी ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे आने के बाद जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहा वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पे U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2। अब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी उसमें? mg इंटू h थी, ठीक है ना, h1 कंसिडर कर लो, प्लस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई उसकी? mgh2, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब यहाँ पे दोनों साइड से m कट गया, ठीक है ना, दोनों साइड से m कट गया, तो यहाँ पे gh1 gh2, h1 क्या है आपका, आपकी केस में h1 शुड बी 5 मीटर्स एंड h2 कितना है आपका? h2 इज 2 मीटर्स। सो g पता है आपको 10 ले लो, ठीक है ना, h1 पता है आपको इनिशियली 5 मीटर पे था, g पता है, h2 ले लो, 1/2 पता है आपको, v² की वैल्यू निकालो, फाइनल आंसर निकाल लो, ठीक है ना। एंड द फाइनल आंसर शुड बी 7.6 आना चाहिए फाइनल आंसर आपका। आप टैली कर लो, आपके कैलकुलेशंस टैली कर लो। हाँ, नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ लो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, एंड देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये कर्व पाथ है, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, इस हाइट पे जो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना, 1.5 हाइट पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे ही वो नीचे आएगा, यहाँ पे आने के बाद वो पूरी की पूरी गॉट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। यानी यहाँ से वो उस काइनेटिक एनर्जी से भाग रहा है, यानी यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन टोटल पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी? mgh ही होगी, ठीक है ना, वैल्यू उसकी कितनी होगी? mgh होगी। अब वो एनर्जी को लेके यहाँ पे ये भाग रहा है, अब इसमें टोटल एनर्जी कितनी है? mgh। अब उस एनर्जी को लेके इट इज ट्राइंग टू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ऊपर से नीचे आते वक्त वॉल पे तो फ्रिक्शन नहीं था, ठीक है ना, वॉल पे फ्रिक्शन नहीं था क्योंकि वॉल तो फ्रिक्शनलेस थी, लेकिन नीचे आने के बाद उसका फ्रिक्शन शुरू हो गया, 0.2 फ्रिक्शन है, तो उसके अगेंस्ट वो काम कर रहा है, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट वो काम कर रहा है। तो इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, कहां पे जाके चेक करते हैं, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, सॉरी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। तो वर्क डन किसके अगेंस्ट कर रहा है? वो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट s। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी? 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी? mgh, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू, अब फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा होगा, यानी माइनस, तो यहाँ पे माइनस कंसिडर कर लिया। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा उसका?
म्यू इंटू एम इंटू जी, ठीक है ना, म्यू इंटू एम इंटू जी, क्योंकि यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकाला तो यहाँ पे नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में एन लग रहा है, तो एन की वैल्यू एम जी, सो म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है, इंटू कितने डिस्टेंस जाएगा एस, तो अब दोनों साइड से एम जी कट गया, सो हमें क्या निकालना है एस, दोनों साइड का माइनस माइनस प्लस हो गया, सो एस विल बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई म्यू आएगा, सो एच की वैल्यू कितनी है आपकी, एच की वैल्यू है 1.5 है, डिवाइडेड बाय 0.2 है, तो कितना आएगा ये, यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए 7.5 मीटर्स। अब P और 2Q के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर्स और यहाँ पे कितना है 7.5 मीटर्स, यानी 7.5 मीटर पे जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, यानी वो रुक रहा है। अगर जीरो हो रही है या रुक रहा है, इसका मतलब वो कहाँ पे जाके रुकेगा, एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ वी थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स with velocity 4 meter per second, what is the kinetic energy reduces to half of its initial value, ठीक है ना, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको क्या चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए आपको। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना, तो एट व्हाट हाइट पूछा है, सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर पूछा है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, सो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर कर लेते हैं। तो K1 अपॉन K2 इसका रेशियो क्या आएगा, K1 इज 1 एंड रिड्यूसेस टू हाफ यानी 2, यानी K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर, तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा 16 डिवाइड बाय 2 यानी √8 आया। ये आई किसकी वैल्यू, ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू आई, V2 की वैल्यू आई। मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, कितनी हाइट जाएगा, तो मुझे पता है अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH मिलेगा मुझे। तो अब V स्क्वायर की वैल्यू पता है, यस, U स्क्वायर की वैल्यू पता है, हाँ ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू भी पता है, V1 पता है, V2 पता है, यानी V पता है, U पता है, G पता है, 2 पता है, H निकाल सकते हैं, आंसर शुड बी अराउंड 0.4 आंसर आना चाहिए आपका। यहाँ पे शायद आंसर गलत दिया हुआ है, मेरे कैलकुलेशन हिसाब से 0.4 आया था, सो आप इसको नन ऑफ दिस कह सकते हो, ठीक है ना, नन ऑफ दिस कह सकते हो, सो ट्राई करो। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 kg ब्लॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 0.4 ऑन द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग जो है स्प्रिंग के ऊपर 0.4 पे वो, ठीक है ना, हाइट 0.4 पे वो, ठीक है ना, रखा हुआ है 0.4 मीटर पे वो एक ब्लॉक रखा हुआ है, वो स्प्रिंग पे डाल दिया कि कांस्टेंट है स्प्रिंग का, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है। अब देखो क्या होगा, ये ब्लॉक मैं यहाँ से फेंक दूंगा नीचे फेंकते ही वो क्या होगा, इस पे आएगा, ठीक है ना, एंड इट विल ट्राई टू रिड्यूस, ठीक है ना, वो उसको दबाने की कोशिश करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। जब पूरी काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक जब ट्रांसफर हो जाएगा कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग के लिए, तब वो स्प्रिंग रुक जाएगी, यानी टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय दैट ब्लॉक इज नथिंग बट mgh एंड दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द स्प्रिंग विच इज नथिंग बट 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, यानी पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द कंप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्प्रिंग, खत्म। तो यहाँ पे जी एक्स, सो एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो एक्स की वैल्यू निकाल लो, आई विल नॉट गेट इनटू दिस, अराउंड 0.09 आंसर आ जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ट्राई करके देखो एंड सॉल्व दिस। कुछ नहीं है, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी स्प्रिंग खा जाएगी, तो स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होने के बाद ये पूरी एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी में इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तब अब ये कंप्रेस होगा x, तब ये पूरा अगर पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, तो mgh शुड बी इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, खत्म। इजी एग्जाम्पल्स है, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स है, ठीक से देखो। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम ए ऑन द ट्रैक दैट इज 1 क्वाड्रेंट, ठीक है ना, 1 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, ये पूरा 1 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है, ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो अगर सर्कल का 1 मीटर रेडियस है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ए पे ब्लॉक है और वो कितनी हाइट कवर करके जा रहा है,
यानी बी पे आने के बाद ऑलरेडी वो कितनी हाइट कवर करके आया, 1 मीटर हाइट कवर करके आया, ठीक है ना। सो इट स्लाइड्स डाउन द ट्रैक बी with speed 4 meter per second square, finally stops at C. The distance of 3 meter from B, यानी B से लेके C तक वो कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है. द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी, ठीक है ना. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना. अब ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे उसकी ये कितनी थी, ए हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mg. h तो 1 है, सो mg ही होगी, ठीक है ना. सो mg थी तो वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, mg, ठीक है. सो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी तो वो mg थी, और c पे काइनेटिक एनर्जी 0. सो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k2 माइनस k1 विल बी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, सो माइनस f इंटू एस, ठीक है ना, माइनस f इंटू एस. तो ये जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होगा, विच विल बी नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, mg. सो mg कितना होता है यहाँ पे 2 इंटू 20 कर दो चलो, माइनस ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है mg, विच इज नथिंग बट माइनस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स. तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू mg इज नथिंग बट 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, सो 20 हो गया. सो आंसर शुड बी 20. चलो लास्ट वाला एग्जांपल एकदम इजी है, ठीक से कर लो. A stone projected vertically upwards reaches to the maximum height h. When it is at height 3/4 h, the ratio of the kinetic energy and potential energy will be. बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है ना. सो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी h जाने के बाद उसमें मैंने एक बॉल यहाँ से फेंका, वो यहाँ पे गया, ये h हाइट पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh. तो यहाँ से जब उसको फेंका मैंने तो 1/2 mv² वेलोसिटी से उसको फेंका था ऊपर, ठीक है ना. तो ये बीच में जब 3/4 हाइट पे चला गया वो, यानी ये जो हाइट है ये 3h/4 हाइट है, तो इस हाइट पे जाने के बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों होगा, ठीक है. तो ये मुझे निकालना है कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, यानी यहाँ पे ke डिवाइडेड बाय pe की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे pe कितना होगा, ठीक है ना. सो एट हाइट h, ठीक है ना, एट हाइट h pe कितना होगा 3/4 इंटू m इंटू g इंटू h, सिंपल, ठीक है ना. उतनी हाइट पे कितना होगा 3/4 m इंटू जी इंटू h, ठीक है ना. अब टोटल एनर्जी इसमें कितनी स्टोर हो सकती है mgh, यहाँ पे mv² इज इक्वल टू mgh, यानी टोटल एनर्जी उसमें कितनी हो सकती है mgh. तो अभी कितनी कन्वर्ट हुई है 3/4 mgh. सो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 3/4 mgh इतनी होगी. तो रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली. सो काइनेटिक एनर्जी एट हाइट 3/4 ऑफ h will be equal to 3/4 mgh. So kinetic energy at height 3/4 mgh कितनी होगी 3/4 h हाइट पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी उसमें कितनी हो सकती है mgh माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई उसमें एट हाइट 3/4 h, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 3/4 mgh. सो कितना रहा ये 1/4 mgh, ये काइनेटिक एनर्जी होगी इस हाइट पे, यानी यहाँ पे 1/4 mgh काइनेटिक एनर्जी होगी एंड 3/4 mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना. 3/4 पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4 mgh कट गया डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1/4 डिवाइडेड बाय potential energy 1/3. So it should be equal to kinetic energy 1/4 ये यहाँ पे 3/4 potential energy 3/4 mgh कट गया. So ये 4 भी कट जाएगा, remaining is 1/3. So उनका रेशियो कितना होना चाहिए 1/3. So these are the examples depending upon the conservation of energy. आप और थोड़े examples ट्राई करो सॉल्व करने के लिए. In the next lecture we are going to start with power. Thank you.